नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हर बार की तरह हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। किसान भाइयों, आपकी खेती से जुड़ी सामयिक सलाहों के साथ साथ हम अपने इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न योजनाओं को भी शामिल करते रहते हैं, ताकि इन सलाहों और योजनाओं पर अमल करते हुए आप अपने कृषि व्यवसाय में लाभ कमा सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने किया दौरा। दलहनी फसलों की उन्नत किस्में बोएं, थ्रेसर में बरती जाने वाली सावधानियां, मसूर की बोनी करें, चने की उन्नत किस्मों का करें प्रयोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी जिले के मेहगांव और कांटी जबलपुर जिले के आदिवासी बहुल कुंडम तहसील के ग्राम पिपरिया और अमझर का आकस्मिक दौरा किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले के अलावा गांवों में जाकर सूखे से नष्ट हुई फसल का अवलोकन भी किया। उन्होंने किसानों से फसलों की स्थिति का ब्यौरा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के अलावा आय के वैकल्पिक स्रोतों की कार्य योजना बनाई जाएगी। श्री चौहान ने इस बारे में किसानों की राय भी जानी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चौपाल में बैठकर किसानों के दुख दर्द को समझा। कृषि विभाग ने किसानों से कहा कि दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों की ही बोनी करें। कृषि विभाग ने प्रदेश भर में पर्याप्त मात्रा में चना, मसूर एवं मटर की उन्नत किस्मों का बीज उपलब्ध करवाया है। संचालक ने किसानों की अपील की है कि दलहनी तथा गेहूं का बीज बोने से पहले अंकुरण परीक्षण अवश्य रूप से करें। सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर ही रबी फसलों का चयन करें। किसी भी तरह की तकनीकी सलाह के लिए अपने समीप के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। फसलों की कटाई पश्चात खलिहान में गहाई के लिए थ्रेसर अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। थ्रेसर के प्रचालन के पूर्व कुछ आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर थ्रेसर से कम समय में सुरक्षित ढंग से ज्यादा काम लिया जा सकता है। प्रचालन के समय थ्रेसर क्षितिज अवस्था में रहना चाहिए एवं जमीन से ठीक तरह से टिका होना चाहिए। इसके नट बोल्ट को चलाने से पहले पूरी तरह से चेक कर लें। थ्रेसर चलाने के समय चालक ढीले कपड़े न पहने, इससे दुर्घटना का डर बना रहता है। फसल भराई के समय हाथ का प्रयोग न करें, इसमें सिर्फ डंडा या छड़ी का प्रयोग करें। यदि थ्रेसर ट्रैक्टर चलित है तो इसके साइलेंसर फसल से दूर रखें। चालू हालत में थ्रेसर को छोड़कर कहीं न जाएं। बच्चों को थ्रेसर के पास नहीं जाने दें। रबी की दलहनी फसलों में मसूर का विशेष महत्व है। छोटे दाने वाली किस्मों की 30 किलो एवं मध्यम तथा बड़े आकार के दाने वाली किस्मों की 40 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। उन्नत प्रजातियों में जवाहर मसूर 3 नूरी है। यह किस्म उखटा निरोधी भी है। दोनों किस्में लगभग 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। 20 से 50 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस पोषक तत्व आधार खाद के रूप में प्रयोग करें। यदि सिंचाई उपलब्ध हो तो बोनी के लगभग 50 से 55 दिनों के बाद एक सिंचाई कर दें। ध्यान रखें, सिंचाई फूल आने के पूर्व करना चाहिए। असिंचित अवस्था में चने की बोनी जल्द प्रारंभ हो जाती है। उन्नतशील प्रजातियों में छोटे और खुरदुरे दानों में JG 74, JG 315 एवं बड़े तथा चिकने दानों में JG 11 ज्यादा लोकप्रिय है। प्रति हेक्टेयर 75 से 80 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने के पूर्व फफूंदी नाशक एवं जीवाणु खाद कल्चर से बीज का उपचार अवश्य करें। उकठा रोग से बचने खातिर चने का बीज उपचार 2.5 ग्राम थायरन एवं 22 प्रति किलो बीज की दर से करके ही बोनी करें। सिंचाई अवस्था में 1 क्विंटल DAP प्रति हेक्टेयर एवं असिंचित अवस्था में आधी मात्रा का प्रयोग आधार खाद के रूप में करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव इस प्रकार रहे। सबसे पहले मक्का। शाहपुरा मंडी में मक्का का न्यूनतम भाव रहा
1350 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1360 रुपये प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 1239 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1420 रुपये प्रति क्विंटल। डिंडोरी में मक्का का भाव 1325 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। वहीं बड़वानी में न्यूनतम भाव रहा 1150 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1325 रुपये प्रति क्विंटल। अब आते हैं गेहूं पर। सागर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1465 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 2425 रुपये प्रति क्विंटल। मंडला मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1550 रुपये प्रति क्विंटल। डिंडोरी मंडी में गेहूं का भाव 1450 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा, जबकि मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 1520 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 2053 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन के भाव देखें तो गोरखपुर में न्यूनतम भाव रहा 3400 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 3600 रुपये प्रति क्विंटल। श्यामपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 3450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव यहां भी 3600 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। सागर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 2850 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 4000 रुपये प्रति क्विंटल। मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 3500 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 3800 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सर्दी का मौसम लगभग आ ही चुका है और ऐसे में आप अपने अपने खेतों में कृषि कार्य तो लगातार कर ही रहे होंगे। आज हम आपको उद्यानिकी के विषय में जानकारी देंगे। इस समय में उद्यानिकी फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाएं ताकि आपकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो सके, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर S.A. अली जी, जो कि सीहोर कृषि महाविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले मैं जो ग्राफ्टेड पौधे जिन किसान भाइयों ने तैयार किए हैं, जैसे आम के पौधे हैं, उसमें ग्राफ्टिंग के ज़रिए नया पौधा नई जाति का, उन्नत जाति का तैयार किया जाता है। तो वो पौधे तैयार हो चुके हैं, तो उसका लक्षण हमें ये ध्यान रखना है। जो किसान भाई नर्सरी में पौधे तैयार किए हैं, उसमें जो शाखाएं जोड़ बंधन से ऊपर आ गई हैं, उसकी पॉलीथीन या उसकी प्लास्टिक हटा दें और उसको खुला कर दें, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। जिन किसान भाइयों ने अपने नींबू में, अमरूद में गुटी लगा रखी है और उसमें जड़ें आ गई हैं, आपको पॉलीथीन के अंदर सफ़ेद जड़ें दिखाई देंगी, तो उसकी पॉलीथीन हटाकर उस जड़ वाले भाग को अपने सेकेटियर की मदद से या तेज़ धारदार चाकू की मदद से उसको प्रतिरोपित करके अपनी नर्सरी में ही या रोपड़ी में उसके लिए जगह बनाएं और वहाँ पर उसका ट्रांसप्लांट करते हैं या प्रतिरोपित कर दें। इसी तरह जो किसान भाइयों ने अपने नए बगीचे लगा रखे हैं, तो उनमें
जड़ बंधन के पास और आपके प्रतिरोपित जो आपका जैसे संतरे का पौधा लगाया है, आम की नई उन्नत जाति का पौधा लगाया है, या नींबू वर्गीय फसल लगा रखी है, पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो बंधन हमारा जो बड वाला पोर्शन है या ग्राफ्टेड पोर्शन है, उसके नीचे से जो शूट्स निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं रूटेड स्टॉक की तरफ से, उसको भी तेज़ धारदार चाकू से हटाएं या सेकेटियर से हटा दें। और जिन किसान भाइयों के फलदार वृक्ष हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, अमरूद है, आंवला है, तो वो फल, नींबू, आंवला, ये सब फल तोड़ने का समय आ गया है। अमरूद भी कोई फलन में परिपक्व अवस्था में है, कुछ कच्चा है, तो अपने हिसाब से इसको तोड़ें और ग्रेडिंग मतलब श्रेणीकरण करके इसको मार्केट में भेजें। और जिन किसान भाइयों ने आम का बगीचे हैं, तो वो ध्यान रखें कि अगले सत्र से उसमें सिंचाई देना बंद कर दें और उसमें थाला बनाकर सिंचाई करें। और सिंचाई करने का सबसे अच्छा ये है कि अपन जब बड़ा पौधा है हमारा, तो उसको 12 बजे की धूप में जो छाँव आती है, उस घेरे में अपना थाला बनाएं और थाला बनाने के उपरांत ही उसमें सिंचाई करें। और ये ध्यान रखें कि उसमें जो घर पतवार या घास उग आया है उसको हटा दें। और थाला बनाते वक्त ये ध्यान रखें ज़्यादा उसकी गहराई तक खुदाई ना करें, 1-1.5 इंच के अंदर उसकी अपना बना लें। और कम से कम आपको 40 से 50 किलो प्रति पौधा, आम के पौधे में आपको गोबर का खाद देना है, करीब 400 से 500 ग्राम नाइट्रोजन देना है, करीब 400 से 600 ग्राम आपको स्फूर देना है, और इसी मात्रा में आपको पोटाश देना। तो ये मात्राएं आपको करीब 3 भागों में देना। जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा था, अक्टूबर में आप 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की दे सकते हैं, स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा जो हमारा फलदार वृक्ष है, फल 10 साल से ऊपर वाला, उसके लिए मात्रा है। और इसके उपरांत हमेशा सिंचाई ज़रूर करें, कि अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो आपके पौधे का नुकसान हो सकता है, वृक्ष फलाया आपका मुरझा सकता है। तो इसके लिए किसान भाई ये ध्यान रखें, गोबर का खाद, स्फूर, पोटाश और नाइट्रोजन की मात्रा देने के उपरांत उसमें सिंचाई अवश्य करें। इसके अलावा जैसे अगला 1-2 महीने तक इसमें ध्यान रखें कि जब इसमें फूल आ जाते हैं, जैसे हमारे आम में फलन शुरू होता है फूल से, मटर की अवस्था में जब आता है, तो इसमें आप हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि शिकायत रहती है आम में कि आपका हमारा आम गिर रहा है, काफ़ी आम झड़ जाते हैं, तो उसमें मटर की अवस्था में प्लानोफिक दवा आती है, उसका एक पंप में करीब 3 से 4 ml दवा डालकर उसका छिड़काव करें। छिड़काव क्योंकि वृक्ष काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसको फुट स्प्रेयर, जो पैर से चलाने वाला स्प्रेयर आता है, उसमें डंडा लगाकर, बांस लगाकर इसका छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा, अभी कुछ आम के पेड़ों में कीड़े लगने की संभावना दिखाई देती है, कहीं कहीं गुच्छों में आपके पत्ते के गुच्छे बन जाते हैं और उसमें कीड़े नज़र आते हैं, तो उसमें उस पोर्शन को काट दें और उस काटने के उपरांत कोई भी उसमें दवा, फंजीसाइड दवा लगा सकते हैं और आपका कीटनाशी दवा लगा के उसको सुरक्षित कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आम में आपके कलियों टाइप का जो जिसे बोलते हैं अपना सूखा रोग बोलते हैं, तो उसके लिए भी आप उसकी कटाई करें और उसमें कोई भी कापर फंजीसाइड का लेप लगाएं। इससे आपके आम की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा, जैसे अपने अमरूद में अभी जैसे फलन चल रहा है, वहाँ पर भी कहीं कहीं पुरानी शाखाओं में कीड़े लग जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं काफ़ी जाले टाइप के दिख रहे हैं या कचरा दिख रहा है, तो उसके में किसान भाई आपके पास मिट्टी का तेल, पेट्रोल या कोई भी कीटनाशी दवा है, तो उस क्षेत्र को बड़ा करके उसमें आप रुई के फोहे से तेल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल या कोई भी कीटनाशी दवा लगा के फोहे में बंद कर दें और ऊपर से गीली मिट्टी लगा दें। तो ये आपका जो कीड़ा है, आपकी जो शाखा हैं उसको नुकसान नहीं करेगा और आपकी शाखा सुरक्षित हो जाएगी और आपका फलन अच्छे से मिल पाएगा। इसी तरह आप जो भी अपने बगीचे में फल लगदार पौधे लगे हुए हैं उनको थाले बनाकर सिंचाई करें सुचारू रूप से और ठीक से ध्यान दें, तो उम्मीद है आपका फलन अच्छा मिलेगा और अच्छी पैदावार मिलेगी। धन्यवाद।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, वैसे तो खेती का व्यवसाय अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत और लगन से इसे लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाहों को अपनाते हुए और आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाकर ये संभव है। आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेती के व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय तो बनाया ही है, साथ ही साथ खुद को सफल किसान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान शिव नारायण शर्मा जी से। इस समय हम हैं बेरसिया तहसील के ग्राम कुटकीपुरा में। यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं वो अपनी खेती किसानी में काफ़ी कुछ प्रगति उन्नति कर रहे हैं और कुछ ऐसे किसान सामने आ रहे हैं जो दूसरे किसान भाइयों को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील कृषक है शिव नारायण शर्मा जी, जो अपनी खेती किसानी के साथ साथ अपने जो दूसरे किसान भाई हैं उनको सलाह मशवरा भी देते हैं। शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो दूसरे किसान भाई हैं वो जो पारंपरिक तरीके से खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे किस तरह के सलाह मशवरा करते हैं, क्या उनको आप बातें बताते हैं? मैं यहाँ अपने किसान भाइयों को ख़ास तौर से खेती के मामले में इतना वैसा बताता हूँ कि भैया जैसे मान लो आपने गेहूं की फसल को काटने के बाद जो भी उसके अवशेष रहते हैं उनमें आप आग लगा देते हैं, इनको मत लगाइए, इससे नुकसान बहुत होता है। हमारी खेती के जो कीटाणु हैं जो कि लाभ देते हैं हमारे लिए, वो कीटाणु सब जल के खाक हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप बजाय उसके रोटावेटर या इस प्रकार की चीज़ों से जिससे कि जो अवशेष हमारे गेहूं के उसके पेड़ के हैं वो बारीक से बारीक हो जाएं। दूसरी चीज़ पानी के बारे में कि यहाँ भी हमारे नाले निकले हैं, उनको हम इस प्रकार से छोटे छोटे डैम के रूप में परिणत करें कि जिनसे पानी रुकेगा, रुक करके हमारी आसपास की सारी ज़मीन को अंदर ही अंदर पानी मिलता रहेगा, जिससे कि हमारे ट्यूबवेल अच्छी तरीके से काम करेंगे, पानी का स्तर कम नहीं होगा, ये रिचार्ज होते रहेंगे। इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को हम समझाते हैं और उसमें वो कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी पास में ही आप देखिए एक स्टाफ डैम बना हुआ है, स्टाफ डैम बना है जिसको कि उससे हमको बाजू में जो कुएँ हैं दो मोटरें इनके अंदर चल रही हैं, लेकिन ये खाली बिल्कुल नहीं होते हैं। इससे हमको जो रिचार्ज हुआ है उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हमारे लिए हुआ है। लोगों ने इसको काफ़ी अच्छा समझा और करते रहे। दूसरी चीज़, हमने इस खेती के ही मामले में जैसे हम सोयाबीन पैदा करते हैं, सोयाबीन से हमने हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उनको सोयाबीन के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई है। उस ट्रेनिंग से वो दूध बनाती हैं, आपके पनीर बनाती हैं और बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। परंतु परेशानी सिर्फ यही आ जाती है कि उनकी बिक्री का साधन नहीं मिल पाता है। बना तो लेती हैं वो, बिक्री का साधन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा भी और हमारे यहाँ कृषि सब्जी का मेरा एरिया जो है वो सब्जी के मामले में बहुत आगे है। यहाँ इस गांव से करीब करीब डेली 1 ट्रक सब्जी भोपाल जाती है। अब उसमें परेशानी एक बात की ज़रूर आती है हमें कि जो वास्तविक कीमत है
जो कि उपभोक्ता को भोपाल में मिलती है वो हमको अब कीमत नहीं मिल पाती। हमारी कीमत जो भी आती है उससे दूनी कीमत में वो बेचते हैं, तो फ़ायदा वो तो उठा लेते हैं लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने का विचार कर रहे हैं, तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी काफ़ी आकर के हमें बताते हैं कि आप समूह बनाइए और उसके द्वारा फिर वो मार्केट का भी इंतजाम करते हैं। जैसे हाट बाज़ार है उसमें हमारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के द्वारा हम किसानों को लाभ मिल जाता है। कितने एकड़ ज़मीन है? अभी मेरे पास यहाँ करीब 30 एकड़ रकबा है जो पूरा सिंचित है जी। और उसमें करीब 7-8 एकड़ में मैं सब्जी पैदा करता हूँ और बाकी में सब मैं सोयाबीन और गेहूँ ये पैदा करता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सुझाव विशेषज्ञों द्वारा दिए जाते हैं उन पर हमारे जो साथी किसान भाई है वो कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं? जो भी सुझाव हमको कृषि विशेषज्ञ देते हैं हम बराबर उसके ऊपर अमल करते हैं, हमारे किसान भाई भी अमल करते हैं। और मेरे गांव में तो मैं हर हालत में हर व्यक्ति बराबर नई प्रगति की ओर चल रहा है। मशीनों के मामले में भी हम काफ़ी आगे हैं। हमारे यहाँ रोटावेटर आ चुके हैं जो कि लोग बाग उस रोटावेटर से और कचरे को बिल्कुल बारीक करके खाद के रूप में ले लेते हैं। दूसरे रीपर ले आए हैं जिससे कि क्योंकि मजदूर की समस्या बड़ी भारी अब की बार में हो गई है और आगे भी बनी रहती है कि मजदूर नहीं मिलते हैं काटने के लिए, तो छोटे छोटे रीपर भी हम लोग ले आए हैं जिनसे कि सोयाबीन की और गेहूं की फसल को हम काट लेते हैं आराम से, उससे कम मजदूरों की लागत हमारे लिए आती है। जी शर्मा जी, जैसे आपने रोटावेटर की बात की या रीपर की बात की, ये मशीनें कुछ महंगी होती है, तो आप कुछ ऐसा प्रयास करते हैं क्या कि आप सामूहिक तौर पर किसान भाई मिलकर मशीनें खरीदें? ये प्रयास हमारा चल रहा है जी। प्रयास तो किया है लेकिन अब हम ग्रुप बना करके समूह बना करके इसको ले रहे हैं। समूह बनाकर ही हम सब्जी वाला काम करना चाह रहे हैं। समूह बनाकर ही हमने मछलियों का भी वो किया है, मछली छोड़ी है। इसी कुएं में आपके लिए करीब 5000 मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हो गई हैं जो कि समूह बना कर हम उनको कर रहे हैं। अभी बेचना ज़रूर शुरू नहीं किया है लेकिन वो आगे के लिए बेचेंगे और आगे हम हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं उन सबको समूह बनाया है हमने। उसके द्वारा हम ट्रक, एक छोटा मिनी ट्रक भी सामूहिक तौर पर खरीद करके, ताकि जो बीच वाले लोगों को हमको वो देना पड़ता है लगेज के रूप में पैसा, वो हमारा बचेगा, वो हमारे समूह वालों को मिलेगा। इसका भी हमारे गांव के लोग काफ़ी अच्छा हमारा साथ दे रहे हैं और इसके लिए तैयार हैं कि भाई हम ये करें। आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात, मत हार मान तू, है देश की शान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे, न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके पत्र और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्राचार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।